हेलो एवरीवन, वेलकम। कल जो पिछली सेशन था, पिछला पार्ट था, उसके अंदर हमने जब कॉन्टैक्टिंग फोर्स स्टार्ट किया था, कॉन्टैक्ट फोर्स में ये फ्रिक्शन के बाद में मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैग्नेटिक फोर्स में यहाँ पर टेक्निकल कुछ एरर की वजह से ये बंद हो गया था यहाँ पे बीच में ही वीडियो। तो हम लोग यहाँ पे पोल्स के बीच में जो फोर्स है, पुल और पुश, उसके बारे में समझ रहे थे कि अगर लाइक पोल एक दूसरे के सामने हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। जैसे कि नॉर्थ पोल के सामने अगर नॉर्थ पोल हो तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को पुश करेंगे, और साउथ पोल के सामने शुद्ध साउथ पोल हो तो वो दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे। लेकिन अनलाइक पोल हो, साउथ के पास में नॉर्थ पोल लाया जाए तो वे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो यू लर्न इन क्लास 6 दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो एक डिफरेंट पोल्स होते हैं वो तो अट्रैक्ट करते हैं, और एक जैसे पोल वो रिपेल करते हैं। ओके, और अट्रैक्शन और रिपल्सन को अपन क्या बोल सकते हैं? दे कैन बी सेड पुल और पुश। जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो पुल करेगा, जो रिपल्सन फोर्स होगा वो क्या करेगा? पुश करेगा। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टेक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम? उन दोनों के बीच में जब हमको फोर्स ऑब्जर्व करना है तो उन दोनों को कांटेक्ट में लाना जरूरी है क्या? मैग्नेट को कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, वो तो दूर से ही उस पर फोर्स अप्लाई कर सकती है, दूसरे मैग्नेट के ऊपर, चुंबक लोहे के ऊपर, है ना। तो इन दोनों को कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, तो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो होता है नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अ मैग्नेट कैन exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by magnet is an example of non-contact force. Okay. Similarly, the force exerted by the magnet on piece of iron is also non-contact force. तो आयरन के कुछ टुकड़ों के ऊपर भी जो फोर्स अप्लाई होता है वो भी क्या है? नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। जो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो ये एक्टिविटी है उसको डायरेक्ट समझते हैं। देखो, दो अपन स्ट्रॉज लेते हैं, स्ट्रॉ, प्लास्टिक के स्ट्रॉ लेते हैं और उनको पेपर की शीट के ऊपर रगड़ते हैं। किसी एक स्ट्रॉ को, इसको एक स्ट्रॉ को लटका देते हैं और दूसरी स्ट्रॉ को पेपर के ऊपर, पेपर की शीट के ऊपर रब करते हैं। जब पेपर की शीट पर रब करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगी। चार्ज होने का मतलब इसका ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो जब इसको दूसरी अनचार्ज्ड स्ट्रॉ के पास लेके जाते हैं तो क्या होगा? वो दूसरी स्ट्रॉ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। फिर क्या करते हैं अपन? दूसरी स्ट्रॉ को भी पेपर की शीट के ऊपर रब कर लेते हैं अच्छे से, सेम पेपर के ऊपर। तो दोनों के ऊपर, इसको भी रब किया शीट से तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। जब दोनों सेम चार्ज एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो ये दोनों स्ट्रॉ एक दूसरे को रिपेल करेगी। एक स्ट्रॉ दूसरी तरफ, इस तरफ चली जाएगी और दूसरी अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, दोनों रिपेल करेगी। मतलब सेम चार्ज, इक्वल चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर इसके ऊपर नेगेटिव और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव आता तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती। ठीक है, तो ये चार्ज बॉडी के ऊपर दूसरे चार्ज बॉडी की वजह से लग रहा फोर्स होता है, तो इसलिए इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, a straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. एक स्ट्रॉ को हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया है जब हम उसको पेपर की शीट के ऊपर रब करते हैं, अच्छे से रगड़ते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रॉ के ऊपर क्या आ गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया है। सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज्ड बॉडी, और उसी को हम चार्ज्ड बॉडी बोलते हैं। The force exerted by charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. तो जो चार्ज बॉडी के द्वारा किसी अनचार्ज या फिर चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट किया जाता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं।
दिस फोर्स कम्स इन टू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, और चाहे वो बॉडी दोनों कॉन्टैक्ट में हो या ना हो, फिर भी इनके ऊपर फोर्स तो लगता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। नेक्स्ट आ जाओ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सब महसूस कर सकते हो, पेड़ पौधों के ऊपर से जो फल वगैरह है, पत्ते वगैरह, वो नीचे की तरफ गिरते हैं। हमारे हाथ से कोई ऑब्जेक्ट छूट जाए, पेंसिल रबर जो भी है, हाथ के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट हो, वो सीधा कहाँ गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। हर किसी ऑब्जेक्ट को देखे तो वो कहाँ जाता हुआ नजर आता है, नीचे की तरफ। तो यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ फ्रॉम योर हैंड। लीव्स एंड फ्रूट्स आल्सो fall to the ground when they get detached from the plant। तो ये सब कैसे क्यों होता है, आपने सोचा होगा। देखो, when the coin is held in your hand it is at rest। जब कोई भी कॉइन आपके हाथ में पड़ा हुआ है तब तक तो वो क्या है, रेस्ट पर है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो जीरो होगी, ठीक है। जब वो आपके हाथ से रिलीज होता है तो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होता है, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है। तो स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है, तो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज हो रहा है, लेकिन हमने तो उस पर किसी तरह का फोर्स लगाया नहीं है। तो फोर्स लगाने के बिना जो उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई इनविजिबल फोर्स लग रहा है। वो कहाँ से लग रहा है, अर्थ की ग्रेविटी से लग रहा है। तो अर्थ की ग्रेविटी से जो फोर्स लग रहा है वही क्या है, ग्रेविटी। इट इज क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ कॉइन अंडरगो चेंज। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन। तो ये किसी फोर्स के बिना तो नहीं हो सकता। तो ये फोर्स होगा कौन सा, ये होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट और थिंग फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। तो कई चीजें या जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ गिरती हैं क्योंकि अर्थ उनको खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी या जस्ट ग्रेविटी। तो इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं या फिर सिर्फ ग्रेविटी बोलते हैं। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट आर बीइंग अवेयर ऑफ इट। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हर वक्त हर चीज़ों पर और हमारे ऊपर एक्ट करता रहता है, लेकिन हमको इसका नॉलेज नहीं है, हमको इतना महसूस नहीं होता है। वाटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन ए टैप। जब हम कोई नल खोलते हैं तो पानी किधर जाएगा, ग्राउंड की तरफ, ऊपर की तरफ तो नहीं जाता, तो वो नीचे की तरफ जाता है। वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जो नदियों का अंदर का पानी है वो भी ढलान की तरफ बहता है, वो भी किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। In fact, every object in the universe, whether small or large, exert a force on every other object। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ के अंदर ही नहीं होता, ब्रह्मांड के अंदर हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, स्टार्स, प्लैनेट्स, उन सब के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो एक दूसरे के ऊपर एक्ट होता रहता है। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। प्रेशर को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।